Thank you so much, Devyani. Thank you very much. Over to you, Pradnya Didi. सुप्रभात। सभी उपस्थित मान्यवर, शिक्षक, पालक वर्ग एवं अतिथिगणों को विनम्र अभिवादन। मैं मोनालिसा, पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम अधिकार, इस व्याख्यान श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैम, हम हमारा प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? हाँ मोना, गो अहेड। या थैंक यू मैम। आज एक मिनट, ओनली गौरी मैडम इज हियर, लेट्स जस्ट चेक। ओके मैम। गौरी मैडम, आर यू हियर? हाँ, आई एम हियर। Okay, thank you so much. You are the co-host, I guess. SP ma'am must have made it to you. Okay, Mona Lisa. Okay. आज ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन यानी ऑडियोग्राम को समझना, इस महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है गौरी इसलूर मैडम। आप अलियावर जंग राष्ट्रीय वाचा एवं श्रवण दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में पिछले 17 वर्षों से बतौर ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच पैथोलॉजिस्ट कार्यरत है। आप एक जानी मानी ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट भी है। मैं गौरी मैडम का स्वागत करती हूँ। हम व्याख्यान की शुरुआत करें इससे पहले मैं आप सभी को निवेदन करती हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन का माइक एवं वीडियो व्याख्यान के दरमियान बंद रखें। यदि आपको ऑडियोग्राम और श्रवण यंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसे लिख कर रखें। व्याख्यान के अंतिम चरण के 10 मिनट में आप अपने प्रश्न गौरी मैडम से पूछ सकते हैं। अब मैं गौरी मैडम से विनती करती हूँ कि वे अपने व्याख्यान को शुरू करें। थैंक यू। गौरी मैम, नमस्ते। Just give me a minute. I'm sharing the screen. Yeah, we can see your screen. Okay. दिख रहा है आपको? Yes, all clear. हो. Okay. Then I'll continue. Yes, please. नमस्ते, मैं गौरी तेलंग। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन। ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन के लिए जाने से पहले मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जब ऑडियोग्राम, ये जो ग्राफ होता है या आलेख होता है, वो कान की जो टेस्टिंग करते हैं ऑडियोमेट्री, उसके बाद किया जाता है। कान की टेस्टिंग करने के बाद बेसिकली हमें जो जानकारी चाहिए वो है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को कितने हद तक सुनने की तकलीफ है और कान के कौन से हिस्से में सुनने की तकलीफ है। इस हिसाब से आगे जाके बच्चे की ट्रीटमेंट किस प्रकार से करनी है ये तय होता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कान का जो चित्र बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो बाहरी दिखता है वो आउटर ईयर है, उसके बाद छोटा सा ईयर कनाल है, उसके बाद कान का पर्दा या जिसको हम ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं वो है। ये सारा बाहरी कान का हिस्सा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक पर्दा है जो बाहरी कान और मझले कान का सेपरेशन, मतलब वो दोनों के बीच की दीवार कह सकते हैं। उसके बाद ये जो हरे कलर में आप 3 हड्डियों की चेन देख सकते हैं, उसको ऑसिकल्स बोलते हैं। ये मझले कान का हिस्सा है। और एकदम अंदर वाले हिस्से में आप जो देख सकते हो
जिसको हम स्नेल शेप या आप जलेबी का शेप बोल सकते हो, जो राउंड राउंड दिख रहा है, वो हमारा इंटरनल ईयर या अंदर वाला कान है। और अंदर वाले कान के ऊपर जो आप रिंग्स जैसे देख सकते हो, वो हमारे सेमी सर्कुलर कनाल्स, मतलब कि हमारा शरीर का जो बैलेंस रखना है उसके लिए कार्यरत होते हैं। अभी ऑडियोग्राम निकालने के बाद हमें बेसिकली ये जानकारी मिलती है कि कितने हद तक और कान के कौन से हिस्से में तकलीफ है। जब भी आप कभी भी बच्चे को टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं, तो आपके ईएनटी डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट आपको सबसे पहले बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, जैसे कि कितने साल से सुनने की तकलीफ है, घर में और किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी तकलीफ है क्या, या बच्चे की माँ को पहले कुछ तकलीफ हुई थी क्या, या बच्चे के पैदाइशी के बाद बच्चे को कुछ तकलीफ हुई थी क्या। ये सारा मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। अगर कोई भी पेशेंट या व्यक्ति थोड़ा एडल्ट एडल्ट मतलब बड़ा हो, जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, तो बातचीत कर लेते हैं, ताकि पेशेंट का या वो व्यक्ति का सुनने का तकलीफ कितने हद तक का है, इसका हमको अंदाजा आता है। जैसे व्यक्ति के साथ अगर चिल्ला के बात करनी पड़ती है, तो अंदाजा आता है कि इसकी सुनने की तकलीफ तीव्र या अति तीव्र, मतलब सीवियर या उससे ज्यादा रेंज में रहेगी। अगर नॉर्मल है, जो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उस बातचीत को अगर पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो समझ में आता है कि जनरली इसको सौम्य रूप की या नॉर्मल, लगभग नॉर्मल तक का ये सुनने का उसको लेवल रहेगा। लेकिन अगर छोटे बच्चों की जांच करनी है, तो जनरली ये सारी जानकारी हम पेरेंट्स से या अभिभावक से ले लेते हैं, ताकि पेरेंट्स अगर बोलते हैं कि बच्चा सिर्फ पटाखे की आवाज सुनता है या सिर्फ हवाई जहाज की आवाज सुनता है, तो अंदाजा आता है कि बच्चे के सुनने का लेवल कितने हद तक रहेगा। ये मेडिकल जानकारी लेने के बाद सबसे पहले ऑटोस्कोप या जो छोटा सा टॉर्च जैसे रहता है, उससे कान की जांच की जाती है, जिसमें बेसिकली ऑडियोलॉजिस्ट देखते हैं कि कान में कुछ मेजर मैल है क्या, या कान के पर्दे में होल है क्या, मतलब सुराग है क्या, या कान में पानी वगैरह बहता होगा तो बाहरी कान कुछ गीलापन दिख रहा है क्या। ये सारी चीजें पहले देखी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैल भरा रहेगा या कान के बाहरी हिस्से तक अगर पानी या पीप आता रहेगा या मवाद बहता रहेगा, तो ऑडियोमेट्री जांच करने के पहले ये चीज की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और कान सूखने के बाद या मैल निकालने के बाद ऑडियोमेट्री की जांच की जाती है। तो ये ऑटोस्कोपी का चित्र है। अभी उसके बाद ये सारी चीज का क्लियरेंस मिलने के बाद या ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अलग अलग प्रकार की हियरिंग टेस्टिंग बच्चे के साथ की जाती है। इधर अभी हम ज्यादा फोकस बच्चे के टेस्टिंग के साथ करेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत फर्क से बच्चे का टेस्टिंग और एडल्ट का टेस्टिंग इसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। जो मेन दो प्रकार की टेस्टिंग करते हैं, वो है सब्जेक्टिव टेस्टिंग और ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग। सब्जेक्टिव टेस्टिंग मतलब पेशेंट या वो व्यक्ति या वो बच्चे के सहयोग की हमें जरूरत रहती है, और जांच के बाद पेशेंट अगर हाँ मैंने आवाज सुनी, नहीं सुनी, इस प्रकार का रिस्पॉन्स देता है, तो उसके पूरे सहयोग के साथ ही टेस्ट का रिजल्ट या आगे जो डायग्नोसिस निकालते हैं वो उसके ऊपर निर्भर रहता है। दूसरा प्रकार है ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग। ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में पेशेंट के सहयोग की जरूरत हमें नहीं रहती है। जनरली छोटे बच्चों के साथ नींद की दवा पिला के या उनको नैसर्गिक रीत्या सुला के ये जांच की जाती है, और जनरली कंप्यूटर के जरिए फिर जो टेस्ट रिजल्ट मिलते हैं उसका इंटरप्रिटेशन या फाइनल डायग्नोसिस दिया जाता है। अभी ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग के गहराई में आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का मेन टॉपिक ऑडियोमेट्री है या ऑडियोग्राम है, वो सब्जेक्टिव टेस्टिंग में आता है। उदाहरण के लिए सिर्फ बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में बेरा जांच या ओई जांच, ये सारी जांचें आती है। और सब्जेक्टिव टेस्टिंग में जिसमें पेशेंट या बच्चे के सहयोग की हमें जरूरत है, उसमें बेसिकली ट्यूनिंग फोक टेस्ट या जो आज का जो मेन हमारा विषय है ऑडियोमेट्री टेस्ट, वो उसमें आते हैं। तो अभी हम सारा हमारा फोकस सब्जेक्टिव टेस्टिंग के ऊपर करने वाले हैं।
आवाज येतोय ना माझा बरोबर? हॅलो? हो मॅम. हाँ, ठीक है। अभी ये है ट्यूनिंग फोक टेस्ट। ट्यूनिंग फोक टेस्ट में आप देख रहे हो कि ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेशन या उसका कंपन करने के बाद उसको सिर पे या कान के आगे पीछे रखते हैं और आवाज आई नहीं आई है पूछते हैं। लेकिन ये टेस्टिंग करने के लिए भी बच्चा वर्बल होना, मतलब थोड़ी बातचीत उसको समझना और रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है। बहुत छोटे बच्चों के साथ ये जांच करना संभव नहीं होता है, तो एटलीस्ट थोड़े बड़े बच्चे जो 7-5-6 साल के हैं, आपकी सूचना समझ सकते हैं, ये बच्चों के साथ ये वाली सब्जेक्टिव टेस्टिंग की जाती है। अभी ये चित्र में आप देख रहे हो जिसमें एक्चुअली ऑडियोमेट्री की टेस्टिंग ऑडियोलॉजिस्ट कर रहे हैं। ऑडियोलॉजिस्ट के सामने जो इंस्ट्रूमेंट रखा गया है वो है ऑडियोमीटर। आप देख रहे हो कि एक रूम में ऑडियोलॉजिस्ट ऑडियोमीटर के साथ बैठे हैं और सामने वाली रूम में, मतलब दूसरी अपोजिट रूम में पेशेंट बैठा है। पेशेंट के कान के ऊपर हेडफोन्स लगाए गए हैं और जो पेशेंट के रिस्पॉन्सेस है, जहाँ की ये चित्र में आप देख सकते हो कि हाथ ऊपर करके वो बता रहे हैं कि उन्होंने आवाज सुनी है। तो इस प्रकार से पेशेंट का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सबको विनती है कि अपने आप को म्यूट रखे। प्लीज अपना माइक बीच बीच में देखिए वो ऑन हो गया क्या। प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिए। या टेस्टिंग के पहले सूचना दी जाती है कि किस प्रकार से टेस्टिंग होने वाली है, किस प्रकार से आवाजें आने वाली है और व्यक्ति को तेज आवाज से धीमी आवाज तक टेस्टिंग करने वाले हैं और धीमे से धीमी जो आवाज आती है उसके लिए उनको रिस्पॉन्स देना है। और जो कोई पेशेंट जानबूझ के या कोई जन सूचना ना समझने के वजह से रिस्पॉन्स बराबर नहीं करते हैं तो ये टेस्टिंग फेल हो सकती है, मतलब हमें पेशेंट के रिस्पॉन्सेस बराबर नहीं मिलेंगे। छोटे बच्चों में भी इसी प्रकार से टेस्टिंग करते हैं लेकिन उसका थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, हाथ ऊपर करने के बजाय हम बच्चे को सिखाते हैं कि खिलौना कान पे रखते हैं, मतलब पहले बच्चे का हाथ पकड़ के हम रखवाते हैं, अलग अलग प्रकार की आवाजें देते हैं। शुरुआत में डायरेक्टली ऑडियोमीटर के टोन्स देने के बजाय डमरू या डफी मतलब जो नॉइज मेकर्स होते हैं उनसे आवाज देके बच्चे को पूरी तरह से ट्रेन करते हैं कि आवाज आया तो खिलौना नीचे रखना है। हाथ ऊपर करने से अगर खेल खेल में बच्चे को करवाते हैं तो बच्चे को थोड़ा वो इंटरेस्टिंग लगता है। पूरी टेस्टिंग को जो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगने वाला है, तब तक बच्चे का ध्यान टिका रहता है और बच्चे को जरूरत के हिसाब से अलग अलग खिलौने देना, खेल बदलना, ये भी हम कर सकते हैं। या ये टेस्टिंग में जरूरी नहीं है कि पूरे आधा घंटा लेकर एक साथ ही टेस्टिंग करनी है। बच्चे के मूड इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा बीच बीच में उसको ब्रेक देके, मतलब दाहिने कान का टेस्टिंग होगा या 10 मिनट ब्रेक दिया फिर बाएं कान का किया, इस प्रकार से भी टेस्टिंग हम पूरी कर सकते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हो बच्चे ने खिलौना कान पे पकड़ा हुआ है, आवाज आने के बाद उसको नीचे रखने की ट्रेनिंग देते हैं। ये चित्र में जो आप बच्चे के कान पे हेडफोन लगाया है वो टेस्टिंग को हम एयर कंडक्शन टेस्टिंग बोलते हैं। नीचे नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, या शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एसी टेस्टिंग बोलते हैं। ये नाम याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब हम ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं तो हम एसी टेस्टिंग, बीसी टेस्टिंग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे, तो ये नाम सिर्फ आप याद रखिएगा। एसी टेस्टिंग में दोनों कान पे हेडफोन रखते हैं और दाहिने कान का और बाएं कान का अलग अलग से टेस्टिंग होता है। अभी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जो दूसरी टेस्टिंग होती है उसको बोन कंडक्शन टेस्टिंग या बीसी टेस्टिंग बोलते हैं। ये टेस्टिंग आप देख सकते हो, छोटा सा एक मेटल का बैंड है, उसके नीचे आप ये काले रंग का जो बच्चे के कान के पीछे रखा है
उसको बोन वाइब्रेटर बोलते हैं, और वो कान के पीछे वाली जो हड्डी है उसके ऊपर रखा जाता है और टेस्टिंग की जाती है। तो एयर कंडक्शन टेस्टिंग और बोन कंडक्शन टेस्टिंग, दोनों टेस्टिंग होने के बाद ऑडियोमेट्री की टेस्टिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद उसका ग्राफ लिखना और ग्राफ पढ़ना, ये आगे की चीजें है। अभी आपने आपके बच्चे के रिपोर्ट्स अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑडियोग्राम जब करते हैं तो इस प्रकार का ऑडियोग्राम हमें मिलता है। अभी ऑडियोग्राम के बारे में और एक चीज जो मुझे बतानी है, जनरली आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, जो बच्चा था या जो लड़की का पिक्चर था वो एटलीस्ट 5-6 साल के या उसके आगे पीछे लग रहे थे। ऑडियोमेट्री टेस्टिंग के लिए आवाज आने पर नीचे रखना है, ये समझना, जिसको हम प्ले ऑडियोमेट्री बोलते हैं, क्योंकि हम खेल खेल में बच्चे के साथ कर रहे हैं। एटलीस्ट 2.5 से 3 साल के बच्चे अगर इंटेलिजेंस अच्छा है या स्मार्ट बच्चे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 2.5 साल के कम बच्चे या मतलब 2 साल या उससे कम वाले बच्चे हैं, उनके लिए जनरली ये टेस्ट करना मुश्किल होता है। 2.5-3 साल के आसपास अगर बच्चे को अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं तो ऑडियोमेट्री के लिए हम बच्चे को अच्छे से परफेक्टली रेडी रख सकते हैं, ताकि 2.5-3 साल के बाद हम ऑडियोग्राम के ऊपर ही बच्चे का जांच कर सकते हैं। फिर बाकी के जो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग है जैसे एबीआर या ये, वो नहीं करेंगे तो भी चलता है, क्योंकि एकदम रिलायबल या अच्छे तरीके से ऑडियोग्राम बच्चे का बन गया तो ऐसे नहीं है कि बेरा जांच करना ही जरूरी है। तो जांच होने के जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार का आलेख या ग्राफ होता है। ये ग्राफ में आप देख सकते हो, जो आड़ी लाइन है उसमें आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऐसे लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आवाज जाड़ी आवाज है या पतली आवाज है। जाड़ी आवाज मतलब लो पिच की आवाज, पतली आवाज मतलब हाई पिच की आवाज। तो जब हम एयर कंडक्शन या बोन कंडक्शन दोनों टेस्टिंग करते हैं, तभी जाड़े फ्रीक्वेंसी से लेके मतलब लो फ्रीक्वेंसी से लेके पतले फ्रीक्वेंसी तक सारे फ्रीक्वेंसीज की रेंज में हम टेस्टिंग करते हैं। जनरली ऑडियोमेट्री में यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, 250 हर्ट्ज से लेके 8000 हर्ट्ज की टेस्टिंग की जाती है। जब जब मैंने पहले आपको बोला कि बच्चे की हम जानकारी पेरेंट्स से पूछते हैं, या व्यक्ति बड़ा हो तो व्यक्ति से बात करके हमें समझ में आता है, तो उस हिसाब से कौन से लेवल पे टेस्टिंग करना है इसकी हमें थोड़ी आइडिया मिल जाती है। जैसे कि बात करते समय या हिस्ट्री लेते समय अगर लगा कि शायद ये व्यक्ति को मामूली सी ही तकलीफ हो सकती है, या लगभग नॉर्मल के माफक ही इसका सुनना है, तो बहुत तेज आवाज देने से व्यक्ति को तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए जनरली हम टेस्टिंग 40-45 लेवल से कर सकते हैं। मतलब ये हो गया आवाज का फ्रीक्वेंसी, और जो खड़ा है मतलब वर्टिकल लाइन से वो इंटेंसिटी या लाउडनेस की है, मतलब आवाज तेज है या धीमा है। तो बहुत तेज आवाज देने से व्यक्ति को तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए बातचीत के दरमियान या हिस्ट्री लेते दरमियान अगर पता चलेगा कि इनको अंदाजा से कितने सुनने का लेवल है, उस हिसाब से वो लेवल पे हम टेस्टिंग करते हैं। मानो अभी हम राइट कान की एयर कंडक्शन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो दोनों हेडफोन्स कान पे रहेंगे। ऑडियोमेट्री में ऑडियोलॉजिस्ट चूज करेंगे कि उनको एयर कंडक्शन टेस्टिंग करना है और राइट कान का मतलब सीधे कान का करना है। बातचीत के दरमियान पता चलेगा या पेरेंट्स से इंटरव्यू लेते समय पता चलेगा कि बच्चे को इतने लेवल तक की सुनने की तकलीफ है। उस हिसाब से इंटेंसिटी मतलब आवाज की तेज या धीमापन सिलेक्शन होता है। आवाज दी जाती है, पेशेंट ने या व्यक्ति ने आवाज सुनी तो उससे कम लेवल पे चेक करते हैं, आवाज नहीं सुनी तो उससे ज्यादा लेवल या हायर लेवल पे जाना जरूरी है। इस प्रकार से आवाज बढ़ाते और घटाते दोनों करते करते हम ये लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो उसकी मिनिमम लेवल हो, जहाँ पे वो अच्छे से सुन रहा है। मतलब वो लेवल के ऊपर वाली लेवल पे उसने पक्का सुनना चाहिए, और वो लेवल से नीचे वाली लेवल पे वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो लेवल उसकी मिनिमम लेवल है या कम से कम लेवल है जहाँ पे उसका रिस्पॉन्स है।
अभी मानो किसी नॉर्मल व्यक्ति का हमने जांच किया, तो नॉर्मल व्यक्ति के सुनने का आलेख लगभग 25 dBHL, बताओ 20 पकड़ते के जाएंगे तो भी 20 के लाइन से ऊपर आना चाहिए। मतलब वो लाइन से अगर 20 किसका हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो 20 के ऊपर वाले सारे लेवल्स वो व्यक्ति ने सुनने ही चाहिए, और उसके नीचे वाले लेवल शायद वो नहीं सुनेगा, क्योंकि 20 उसका मिनिमम लेवल है जहाँ पे वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अभी राइट ईयर के टेस्टिंग के टाइम सबसे पहले मैंने बोला कि सारे फ्रीक्वेंसी हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले 250 हर्ट्ज पे आवाज घटाते और बढ़ाते उसकी मिनिमम लेवल क्या है वो चेक करेंगे, और जो मिनिमम लेवल हमें मिलती है जहाँ पे वो व्यक्ति या बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो ऑडियोग्राम पे हम प्लॉट करेंगे। ये लेवल को उसका थ्रेशोल्ड या श्रवण बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पे दाहिने साइड पे आप देख सकते हो मैंने अलग अलग कीज लिखे हुए हैं, और कलर अलग अलग कलर कोड दिया गया है। अभी राइट ईयर या सीधे कान का एयर कंडक्शन टेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि गोल और लाल रंग का सर्कल है। तो मानो 250 हर्ट्ज पे अगर किसी व्यक्ति का रिस्पॉन्स 20 dBHL आया, मतलब उसका श्रवण बिंदु वहां पे आया, तो लाल सर्कल में 250 हर्ट्ज पे 20 हम मार्क करेंगे। मतलब 250 हर्ट्ज और 20 dBHL पे हम एक सर्कल प्लॉट करेंगे लाल कलर में। इसी प्रकार से जांच करते करते 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज और 8 किलो हर्ट्ज, ये सारे फ्रीक्वेंसी में राइट ईयर की टेस्टिंग हम पहले पूरी कर लेंगे, और उस पूरी करने के बाद उसको लाल सर्कल में प्लॉट करते जाएंगे। एक बार राइट ईयर की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो हम लेफ्ट ईयर की तरफ जाएंगे या बाएं कान की तरफ जाएंगे। आप बाएं कान का की देख सकते हो, क्रॉस है और नीले रंग का है। तो सेम तरीके से या सेम प्रोसीजर से हम 250 से लेके 8 किलो हर्ट्ज के सारे रिस्पॉन्सेस लेफ्ट ईयर के लिए चेक करेंगे, और जहाँ पे उसका श्रवण बिंदु या वो मिनिमम लेवल मिलेगा, वहां पे क्रॉस मारते मारते, ब्लू कलर का क्रॉस मारते मारते वो ऑडियोग्राम लेफ्ट ईयर का एयर कंडक्शन टेस्टिंग का प्लॉट करेंगे। मतलब ये दो हो जाने के बाद हमारा एयर कंडक्शन टेस्टिंग दोनों कान का पूरा हो गया। अभी नेक्स्ट हमने जो दूसरी पिक्चर देखी थी बोन कंडक्शन की, उसी प्रकार से बोन वाइब्रेटर कान के पीछे रख के हम 250 से लेके सिर्फ 4 किलो हर्ट्ज तक बोन कंडक्शन किया जाता है। वो रिस्पॉन्सेस चेक करके उसको प्लॉट करेंगे। जैसे सीधे कान का बोन कंडक्शन हुआ है तो वो आप देख सकते हो, जो मोर देन लेस देन की साइन होती है ना सांप के मुंह जैसी, तो वो रेड कलर में है तो सीधे कान का है, और ब्लू कलर में है तो उल्टे कान का है या बाएं कान का है। उसको हम ये आलेख में लिख लेंगे। अभी आप पूछेंगे कि ये दो क्यों है। जनरली हम टेस्टिंग करते समय जो बेटर कान या राइट और लेफ्ट में से जो ज्यादा बेहतर कान होता है, वो कान की बोन कंडक्शन टेस्टिंग करते हैं। कुछ कुछ क्लिनिक्स में अलग अलग प्रकार से भी टेस्टिंग, लेकिन जनरली हमारा जो मेथड फॉलो करते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ। या दोनों कान अगर सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है सुनने में, तो किसी एक कान सीधे या उल्टे किसी भी कान की टेस्टिंग हम बोन कंडक्शन में कर सकते हैं। तो दोनों कान का एयर कंडक्शन का जो पॉइंट है वो आलेख में लिखा जाएगा। उसके बाद बोन कंडक्शन का लिखा जाएगा। ये पूरा लिखने के बाद ही हमारा ऑडियोग्राम का लिखना, या जिसको प्लॉटिंग ऑफ ऑडियोग्राम बोलते हैं, वो रेडी हो जाता है। तो आप अभी ये स्लाइड में देख सकते हैं, पूरी जांच होने के बाद, कपड़ा गंदा करी आज। पूरी जांच हो जाने के बाद ये आपको ऐसे ऑडियोग्राम दिख रहा है, जहाँ पे सीधे कान का एयर कंडक्शन, उल्टे कान का एयर कंडक्शन, और ये पर्टिकुलर जांच में उन्होंने दोनों कान का बोन कंडक्शन किया है। तो ऐसे आपको ऑडियोग्राम लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद ऑडियोग्राम पढ़ना या इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन करना हम शुरू करते हैं। ओके,
यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडियोग्राम करना है। तो किस प्रकार से या क्या-क्या जानकारी हमें ज़रूरी है वो लिखा है। बाजू में आप एक ऑडियोग्राम का पिक्चर देख सकते हो। अभी कोई भी अभिभावक मुझे ये बोल सकेगा आपका माइक ऑन करके कि आपके बच्चे का रिपोर्ट हाथ में आता है तो किस प्रकार से लिखा हुआ है? किसी ने कभी अपने बच्चे का ऑडियोग्राम पढ़ के नीचे का डायग्नोसिस पढ़ा है? कोई भी पालक या अभिभावक बता सकते हैं? कोई भी एक जन आपने किस प्रकार से पढ़ा है ऑडियोग्राम? कोई भी नहीं? अच्छा ठीक है, आपने अगर ऑडियोग्राम देखा होगा तो उसमें आपने काफी टाइम देखा होगा कि बायलैटरल सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या बायलैटरल प्रोफाउंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस, इस प्रकार से ऑडियोग्राम के नीचे रिपोर्ट्स आते हैं, बराबर। तो ये जब जानकारी हम देते हैं कि प्रोफाउंड है और मिक्स्ड है या प्रोफाउंड है या सेंसरी न्यूरल है, ये जानकारी लेने के लिए जो जो घटक इम्पोर्टेंट है या जो जो चीजें की जानकारी हमें चाहिए वो जानकारी अभी ये स्लाइड पे हमें दिख रही है। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो है एसी थ्रेशोल्ड। एसी थ्रेशोल्ड का मतलब है एयर कंडक्शन के जो हमें थ्रेशोल्ड्स मिलते हैं वो देख के हम पता कर सकते हैं कि कितने हद तक की सुनने की तकलीफ वो बच्चे को या वो व्यक्ति को है। अभी यहाँ पे आप ऑडियोग्राम अगर देखेंगे तो एयर कंडक्शन, अभी ये भी जानना जरूरी है कि क्या सारे फ्रीक्वेंसी के एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड हमें देखने हैं कि कोई इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर हमें ज्यादा गौर करना है। तो ऑडियोग्राम की डिग्री या कितने हद तक का ऑडियोग्राम मतलब सुनने का तकलीफ है ये समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज, ये तीन फ्रीक्वेंसीज के जो श्रवण बिंदु हमें मिलते हैं वो तीन श्रवण बिंदु पकड़ के उनकी औसत या उनकी एवरेज या सरासरी निकालते हैं और वो सरासरी निकालने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो हमारा एसी थ्रेशोल्ड है या जिसको हम प्योर टोन एवरेज बोलते हैं। मतलब ये तीन फ्रीक्वेंसीज के थ्रेशोल्ड या श्रवण बिंदु लेने हैं, उनका एवरेज निकालना है या औसत निकालनी है और वो जो प्लॉटेड जो नंबर मिलता है उसको हमें लिख के रखना है प्योर टोन एवरेज। अभी इसमें आप ये फिगर में आप देख सकते हो, मैं अभी सिर्फ एक कान के ऊपर फोकस कर रही हूँ। अगर हमको दाहिने कान का या सीधे कान का ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन करना है तो 500 हर्ट्ज पे आप देख सकते हो जो लाल रंग का सर्कल है वो आप 10 पे देख सकते हो, 1 किलो हर्ट्ज पे भी आप 10 पे देख सकते हो और 2 किलो हर्ट्ज पे भी आप 10 पे देख सकते हो। मतलब तीनों फ्रीक्वेंसीज पे 10 10 10 मतलब उसका एवरेज या औसत निकालते हैं तो वो नंबर भी हमें 10 ही मिलेगा या 10 ही मिलेगा। मतलब सीधे कान का एसी थ्रेशोल्ड जो की जो औसत है या प्योर टोन एवरेज है वो 10 है। मतलब 10 मिलने के बाद हमें पता चलेगा कि कितने हद तक वो राइट ईयर में सुन सकता है। तो अभी वो हिसाब से हमें डिग्री मिलेगी, मतलब ये नंबर हमें बताएगा कि कितने हद तक किसी भी व्यक्ति को सुनने की तकलीफ है। तो अभी यहाँ पे आप जो टेबल देख रहे हैं, अगर 10 के मतलब औसत निकालने के बाद अगर हमें 10 नंबर मिला है तो यहाँ पे जो आपको अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, जनरली 0 या -10 से 25 तक औसत मिला तो वो नॉर्मल हियरिंग में पकड़ा जाता है। अभी टेस्टिंग करने के बाद दूसरे किसी बच्चे को मानो 56 का हमें एवरेज मिला तो आप यहाँ पे देख सकते हो 56 to 70 की रेंज में अगर मिला तो वो मॉडरेटली सीवियर रेंज में जाता है। 90 से ऊपर अगर किसी बच्चे को मिला मतलब ग्रेटर देन 90 तो वो प्रोफाउंड रेंज में जाता है। मतलब एसी थ्रेशोल्ड्स का औसत लेने के बाद जो नंबर मिलता है वो हमें डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस मतलब कितने हद तक सुनने की तकलीफ है या कितनी सीवियरिटी तक सुनने की तकलीफ है ये हमें बता देता है। अभी वापस हम पिछले स्लाइड पे जाएंगे।
जिसमें AC थ्रेशोल्ड के नीचे लिखा हुआ है BC थ्रेशोल्ड। अभी BC थ्रेशोल्ड मतलब जो बोन कंडक्शन के करने के बाद जो हम थ्रेशोल्ड्स ऑडियोग्राम में लिखे थे, वो थ्रेशोल्ड्स भी देखने जरूरी है। अभी आप ये टेबल देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को AC थ्रेशोल्ड नॉर्मल रेंज में आएंगे। नॉर्मल रेंज मतलब क्या है, ये स्लाइड में हमने देखा है -10 to 25 के बीच में आते हैं। BC थ्रेशोल्ड भी नॉर्मल रेंज में आते हैं, मतलब 25 या उससे बेहतर आते हैं, तो उसको हम नॉर्मल हियरिंग मानते हैं। अभी तीसरा आप कॉलम देख रहे हो ABG। अभी ABG का मतलब है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन टेस्टिंग में गैप कितना है। अभी गैप का मतलब है, आप अभी ये ऑडियोग्राम में देख सकते हो, हाँ, या ये ऑडियोग्राम में आप देख सकते हो एयर कंडक्शन टेस्टिंग के थ्रेशोल्ड सर्कल में प्लॉट किए। अभी फिलहाल मैं सिर्फ राइट ईयर का फोकस कर रही हूँ। राइट कान का ही बोन कंडक्शन टेस्टिंग आप देख रहे हो, जो ये है मोर देन की वो साइन से प्लॉट किया हुआ है रेड कलर में। और एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के थ्रेशोल्ड लगभग सेम लेवल तक ही आ रहे हैं। इसका मतलब है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के टेस्टिंग में जो हमें श्रवण बिंदु मिला है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं है मतलब AB गैप या एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में कुछ ज्यादा गैप नहीं है। तो मैं AB गैप का मतलब ये कहना चाहती थी कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन टेस्टिंग में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो अभी वापस हम अगर ये टेबल पे जाएंगे, ये वाले, तो AB गैप नॉर्मल हियरिंग में ज्यादा दिखेगी नहीं, क्योंकि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों के श्रवण बिंदु नॉर्मल रेंज में ही आ रहे हैं, तो ज्यादा गैप हमें दिखेगी नहीं, और वो इसको हम नॉर्मल हियरिंग मानते हैं। अभी नेक्स्ट आप उसके नीचे देखेंगे, मैंने लिखा है एयर कंडक्शन अफेक्टेड और बोन कंडक्शन नॉर्मल। तो अभी ये किस प्रकार में होता है वो हमें देखना है। अभी इसमें आप अगर ये वाला ऑडियोग्राम देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो एयर कंडक्शन अफेक्टेड। अभी सिर्फ राइट ईयर पे आप फोकस कीजिए, मतलब रेड कलर के जो मार्किंग्स किए हुए उन पे आप देख सकते हो राइट ईयर के सारे थ्रेशोल्ड या श्रवण बिंदु 25 या 25 से नीचे आए हैं। मतलब अगर पहला टेबल आप याद रखते हो 0 to 25 नॉर्मल है, तो डेफिनेटली ये ऑडियोग्राम में हम देख सकते हैं कि सारे एयर कंडक्शन सीधे कान के थ्रेशोल्ड आपको 25 से नीचे मिल रहे हैं, मतलब एयर कंडक्शन डेफिनेटली अफेक्टेड है या खराब हुआ है। अभी बोन कंडक्शन अगर आप देखेंगे तो बोन कंडक्शन सारे 0 के लेवल की, या 0 to 5 मतलब 0 से लेके 5 के लेवल तक मिल रहे हैं, मतलब 25 से अच्छे है, मतलब डेफिनेटली बोन कंडक्शन के थ्रेशोल्ड्स अफेक्टेड नहीं है। गौरी मैडम, एक हाँ बोला, आप लैपटॉप पे हो या फोन पे? मी टैब पर है। हाँ, so can you use your cursor? You know, when you're हाँ, talking about red and blue and things like that, if that is possible, then that would be really great. ओके ओके, आई जस्ट ट्राई। Try, yeah, if possible with the flow. I don't want to break your flow. नाही, annotation नाही, फक्त तुझं रेग्युलर कर्सर. माऊसचं कर्सर असतं ना, दॅट्स द ओनली थिंग. Just a minute, I'm getting it. ये लाऊंगी देखो,
ये लग गया। हाय का तुम्हें मत हाँ तो ये तो तुम्हें तो हाय में छोटा It is okay if it is too much of hassles. माउस एडेप्टर अगर एडेप्टर है छोटा ठीक है ख्याल है कंटिन्यू। Yes, please. ओके ओके No, let it be. I think you're going Okay. fine. It's just that मध्ये मला वाटलं म्हणून मी. ओके Don't ओके bother. Yeah. ओके। तो अभी आप सेकेंड पिक्चर जो दिख रहा है बायलैटरल माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, इसमें आप ये टेबल के हिसाब से हम जाएंगे तो इसमें लिखा है AC थ्रेशोल्ड्स अफेक्टेड और BC थ्रेशोल्ड्स नॉर्मल। तो अभी वापस हम ये वाले ऑडियोग्राम को देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो AC थ्रेशोल्ड्स सारे अफेक्टेड है क्योंकि 25 से नीचे आए हैं और जो BC थ्रेशोल्ड्स है वो सारे नॉर्मल रेंज में आए हैं। मतलब AC अफेक्टेड BC नॉर्मल। अगर इस प्रकार का ऑडियोग्राम हमें मिलता है तो इसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। जनरली जो बाहरी या मझले कान की तकलीफ होती है, जैसे कान में बहुत ज्यादा मैल होना या कान के अंदर इन्फेक्शन होना या कान से मवाद आना या कान के पर्दे में छेद रहना, इस प्रकार का अगर बाहरी कान या मझले कान का या उसके बॉर्डर के मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बॉर्डर में है उनका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें इस प्रकार का कंडक्टिव लॉस मिल सकता है। अभी वो माइल्ड रेंज में होगा या मॉडरेट रेंज में होगा, ये इसके ऊपर निर्भर है कि कितने हद तक अंदर डैमेज, कान के अंदर डैमेज हुआ है। अभी ये कान का माइल्ड कंडक्टिव क्यों दिया, क्योंकि आप अगर ये देख सकते हो, ऑडियोग्राम देख सकते हो, तो ऑडियोग्राम का राइट ईयर के अगर थ्रेशोल्ड्स आप पढ़ेंगे 500 हर्ट्ज 30 के ऊपर प्लॉट किया है, 1 किलो हर्ट्ज 35 में प्लॉट किया है और 2 किलो हर्ट्ज जो है वो 35 में प्लॉट किया है। इन तीन की हम औसत निकालेंगे तो वो लगभग 31-32 के आसपास आएगी। अभी एग्जैक्ट औसत मैंने मतलब कैलकुलेटर लेके नहीं निकाली है, लेकिन निकालेंगे तो उसकी औसत अराउंड 30-35 के बीच में आएगी। और हम अगर पहले वाले टेबल पे जाएंगे, ये वाले, तो आप देख सकते हो 26 से लेके 40 तक अगर औसत निकलती है या एवरेज निकलती है तो वो माइल्ड हियरिंग लॉस माना जाता है। मतलब वो पर्टिकुलर ऑडियोग्राम में डिग्री के हिसाब से माइल्ड है और हम ये टेबल के हिसाब से जाएंगे जिसको हम टाइप बोलते हैं, वो हिसाब से AC अफेक्टेड है, BC नॉर्मल है। और AB गैप आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ह्यूज AB गैप है क्योंकि BC थ्रेशोल्ड नॉर्मल रेंज में रहे हैं और AC थ्रेशोल्ड नॉर्मल से नीचे जा रहे हैं। मतलब क्लियर है कि AC BC गैप बहुत ज्यादा है। तो ये हमें माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस ऐसे डायग्नोसिस दिया है। अभी बायलैटरल मतलब दोनों कान में, तो दोनों कान में इस बच्चे को या इस व्यक्ति को माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। अभी इसके आगे का हम देखेंगे तीसरी कंडीशन जिसमें लिखा है AC अफेक्टेड BC ऑल्सो अफेक्टेड। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों के श्रवण बिंदु या थ्रेशोल्ड्स अफेक्टेड है। तीसरे कॉलम में आप देख सकते हो AB गैप, मतलब एयर और बोन कंडक्शन का जो गैप है वो 10 से नीचे है। अभी
ये तीसरी कंडीशन आप देख सकते हो। हम राइट ईयर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो राइट ईयर के आप देख सकते हो एयर कंडक्शन के जो थ्रेशोल्ड्स प्लॉट किए हैं 25 या उससे नीचे गए हैं। बोन कंडक्शन भी 25 या उससे नीचे गया है, लेकिन एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों लगभग सेम हद तक अफेक्ट हुए हैं। तो दोनों के अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे थ्रेशोल्ड सेम आ रहे हैं। अगर थ्रेशोल्ड्स या श्रवण बिंदु सेम आ रहे हैं, मतलब एयरबोन गैप ज्यादा रहने का कुछ संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं या थोड़े ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो उसको हम सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। मतलब एयर कंडक्शन अफेक्टेड, बोन कंडक्शन अफेक्टेड और ए बी गैप लगभग है ही नहीं या होती है तो भी 10 से कम होती है। ये सिचुएशन जनरली हमें ऐसे बच्चों में या ऐसे व्यक्ति में दिखती है जिनके कान का अंदर का हिस्सा खराब हुआ है। कंडक्टिव में हमने देखा था कि मजला और बाहर का कान में तकलीफ है। सेंसोरी न्यूरल में हम देखते हैं कि कान के अंदर का हिस्सा खराब हुआ है। जनरली जो बच्चों में, जनरली मैंने एज अ रूल नहीं, लेकिन जनरली जो बच्चों में पैदाइशी से तकलीफ होती है या जो बच्चों में कुछ बुखार आने के बाद, मेनिंजाइटिस के बाद या किसी दवा का मतलब किसी बीमारी के वजह से दवा लेते हैं और दवा के असर के वजह से अगर सुनने की तकलीफ होती है तो जनरली वो सेंसोरी न्यूरल प्रकार की होती है। अभी ये हम वापस देखेंगे, राइट ईयर पे ही फोकस कीजिएगा। इसमें लिखा है माइल्ड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। राइट ईयर का अगर हम 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज की औसत निकालते हैं तो वापस वो 38 के आसपास आ रही है। और जैसे हमने देखा एयर बोन कंडक्शन अफेक्टेड है और एयर और बोन कंडक्शन में गैप नहीं है। तो टेबल नंबर 1 जिसमें सारी संख्याएं लिखी थी और टेबल नंबर 2, मतलब ये टेबल नंबर 1 है हमारा जिसमें औसत हमें वापस 26 to 40 के बीच में मिल रही है, और ये हमारा टेबल नंबर 2 जिसमें लिखा है एयर कंडक्शन अफेक्टेड, बोन कंडक्शन अफेक्टेड और ए बी गैप 10 से कम, तो वो सेंसरी न्यूरल में जाएगा। मतलब डिग्री के हिसाब से ये ऑडियोग्राम हम माइल पढ़ेंगे क्योंकि 26 to 40 के बीच में औसत आई है, और सेंसरी न्यूरल लिखा है क्योंकि हमारे सेकंड डेसिमल के हिसाब से हम जा रहे हैं। बायलैटरल लिखा है क्योंकि दोनों कान में लगभग सेम प्रकार का लॉस आया है। अभी हम चौथी कंडीशन देखेंगे। इसमें लिखा है, सबसे लास्ट वाला देख सकते हैं, एयर कंडक्शन अफेक्टेड, बोन कंडक्शन अफेक्टेड और एयर बोन गैप मोर देन 10, 10 से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंसरी न्यूरल और मिक्स में हम इस प्रकार से फर्क करते हैं। एयर कंडक्शन गैप, एयरबोन गैप 10 से कम है तो वो हो गया सेंसरी न्यूरल। एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन गैप 10 से ज्यादा है तो वो हो गया मिक्स। अब इसी ऑडियोग्राम में हम वापस देखेंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर वापस राइट कान पे या सीधे कान पे फोकस कीजिए जो रेड कलर में किया है। एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स डेफिनेटली अफेक्टेड है क्योंकि सारे 25 से नीचे जा रहे हैं। बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स भी आप देख सकते हो डेफिनेटली अफेक्टेड है क्योंकि वो भी 25 से लेके नीचे 35 तक की रेंज तक जा रहे हैं। मतलब ये ऑडियोग्राम में एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन दोनों अफेक्टेड है, और आप ऑडियोग्राम में क्लियर देख सकते हो कि एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन में बहुत ज्यादा गैप है और वो 10 से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को मिक्स्ड टाइप का लॉस है, और डिग्री के हिसाब से जब हम औसत निकालते हैं तो वो मॉडरेटली सीवियर रेंज में आई है, क्योंकि ये टेबल के अनुसार वो 56 से 70 के बीच में उसका डिग्री जा रहा है। तो वो व्यक्ति को मॉडरेटली सीवियर और मिक्स तरीके का हियरिंग लॉस है। अभी ये टेबल आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया गया है, जो रेड लाइन है 25 तक की, मतलब वो नॉर्मल हियरिंग की रेंज है,
और इससे जितना नीचे नीचे अपना ऑडियोग्राम जाता है, उतनी गहरी गहरी तकलीफ वो व्यक्ति को है, ये ऑडियोग्राम दिखाता है। अभी कितना नीचे, मतलब जो हमने टेबल नंबर 1 में देखा 26 to 40 के बीच में आ गया, 40 तक की रेंज में तो माइल्ड हो गया, 40 से लेके 55 के रेंज में आ गया तो उससे ज्यादा हो गया। इस प्रकार से वो प्रोफाउंड रेंज तक चला जाता है। थोड़ा कलरफुल फॉर्म में आप ऐसे देख सकते हो, नॉर्मल हियरिंग 20-25 तक, और उससे नीचे माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और प्रोफाउंड रेंज तक हियरिंग लॉस की डिग्री हमें मिलती है। अभी ये पिक्चर आप बोलेंगे कि क्यों रखा है? ये पिक्चर ऑडियोग्राम में इसलिए रखा है क्योंकि बेसिकली सिर्फ ऑडियोग्राम निकाल के कुछ मतलब नहीं है। ऑडियोग्राम निकाल के हमें ये जानकारी लेनी है कि किसी भी व्यक्ति को, मानो अगर लिख के आया रिपोर्ट में कि मॉडरेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या माइल्ड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या क्या सुन पाएगी, क्या क्या नहीं सुन पाएगी। उस हिसाब से उसके ट्रेनिंग में हम उस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अभी ये जो डायग्राम या ये जो फिगर आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हैं एक येलो कलर का या पीले कलर का बनाना जैसा शेप है, इसको हम स्पीच बनाना बोलते हैं। ये स्पीच बनाना के भीतर आप अलग अलग स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं, पी लिखा है, के लिखा है, CH लिखा है, और अलग अलग सारे मतलब स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं। वो हमारे स्पीच साउंड्स है। स्पीच साउंड्स मतलब हमारी भाषा में आने वाले अलग अलग स्वर और व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन का इस्तेमाल करके हमारे शब्द बनते हैं, शब्द को जुड़ा के वाक्य बनते हैं, और वाक्य जब जुड़ते हैं तभी बड़े बड़े संवाद या हमारी एक्चुअल भाषा बनती है। तो ये जरूरी है कि कोई भी बच्चे से जब हम अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा सुन के भाषा सीखे और बोले, तो सबसे पहले जरूरत ये है कि हमारी बोली भाषा के सारे स्पीच साउंड्स या सारे जो स्वर और व्यंजन है जिससे भाषा बनी है, वो सारी बच्चा अच्छी तरह से सुन सके। अगर हम ऑडियोग्राम के हिसाब से जाएंगे तो आप देख सकते हो हमारी भाषा में जो जो स्वर और व्यंजन आते हैं वो सारे ये स्पीच बनाना के भीतर गिरते हैं। मतलब एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण के लिए, अगर आप प देख सकते हो, जो पी लिखा है, जो घड़ी के नीचे लिखा है, देखो घड़ी के नीचे पी साउंड लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वो साउंड लगभग उस साउंड की लेवल 40 dBHL तक है, और उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है या ये है वो 2000 हर्ट्ज के आसपास है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर नॉर्मल तरीके से कन्वर्सेशन या संवाद समझना जरूरी है तो 250 हर्ट्ज से लेके पूरा 800 हर्ट्ज, मतलब पूरी जो हमारी सुनने की क्षमता है वो लेवल में जो जो साउंड्स गिरते हैं वो सारे लेवल में उसका सुनना सामान्य रूप से आना या नॉर्मल रूप से आना जरूरी है। हाँ, ये हो गई स्पीच साउंड्स की बात। इसके अलावा आप अलग अलग यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो, जैसे कि पानी के बूंद की पिक्चर देख सकते हो, पत्तों की पिक्चर है, चिड़िया की पिक्चर है, घड़ी के आवाज की पिक्चर है, और थोड़ा नीचे तेज आवाज पे जाएंगे तो आप देख सकते हो टेलीफोन की पिक्चर है, और बहुत तेज आवाज पे जाएंगे तो आप देख सकते हो ट्रक की हॉर्न है या हवाई जहाज की आवाज है। मतलब ये सारे जो नॉन स्पीच साउंड्स है, मतलब जो जिससे भाषा नहीं बनती लेकिन ये हमारे वातावरण में या हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आजू बाजू में हमेशा रहते हैं। ये सारी आवाजों की भी अलग अलग लेवल होती है। जैसे कि चिड़िया की आवाज बहुत सॉफ्ट लेवल की है या बहुत बारीक लेवल की है। अगर पानी की बूंद टपकती है उसकी आवाज भी बहुत बारीक है। घड़ी की टिक टिक बारीक है। लेकिन अगर आप एरोप्लेन या हवाई जहाज की आवाज को जाएंगे तो वो आवाज बहुत तेज होती है। तो ये ग्राफ से हमें ये भी पता चलता है कि ये सारी आवाजें अगर सुननी है तो सुनने की क्षमता कौन सी रेंज में होनी चाहिए। जैसे कि टिक टिक सुननी है तो डेफिनेटली किसी का नॉर्मल हियरिंग है तो ही घड़ी की टिक टिक या पत्तों की आवाज वो व्यक्ति सुन पाएंगे। आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, ये मैंने थोड़ा ये किया इलाज, नॉर्मल हियरिंग सबसे ऊपर उन्होंने ग्रीन कलर में दिखाया है,
मतलब किसी व्यक्ति का ऑडियोग्राम नॉर्मल हियरिंग में ही आता है तो ही वो लेवल पे या उसके ऊपर वाले लेवल पे आने वाले सारे आवाज सुन सकेगा। जैसे कि चिड़िया की आवाज, पत्तों की आवाज, नल के बूंद की आवाज आप सुन सकेंगे यदि आपका सुनना नॉर्मल हियरिंग में हो। उससे ज्यादा खराब हुआ है तो ये सारी आवाजें वो बच्चा नहीं सुन पाएगा। नॉर्मल के नीचे उन्होंने माइल्ड लिखा है, अभी माइल्ड में आप देख सकते हो जो लेवल है उसमें बच्चा उससे तेज आवाजें, मतलब बच्चे के रोने की आवाज का जो पिक्चर है, टेलीफोन की आवाज, या उससे भी नीचे हमने देखा एरोप्लेन की आवाज, वो सारी आवाजें सुन पाएगा। लेकिन माइल्ड हियरिंग लॉस जहाँ से शुरू होता है उसके ऊपर वाली जो आवाजें है जैसे कि पत्तों की आवाज, बूंद की आवाज, ये सारी आवाजें वो बच्चा नहीं सुन पाएगा। जहां तक स्पीच साउंड्स का सवाल है, जो एक्सक्यूज मी हमारा गौरी मैम, यस 10 मिनिट बाकी है। बरं ठीक है, माझं संपत आले, लास्ट स्लाइड है ऑलमोस्ट। ओके मैम, ओके। हाँ हाँ, तो वो हिसाब से वो आवाजें वो नहीं सुन पाएगा। और जितना हम नीचे जाएंगे मॉडरेट, तो हम देख सकते हैं कि कौन सी स्पीच साउंड्स और कौन सी नॉन स्पीच साउंड्स वो नहीं सुन पाएगा। जैसे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के बच्चे कोई भी स्पीच साउंड बिना मशीन के नहीं पकड़ पाएगा और नॉन स्पीच साउंड में सिर्फ तेज आवाज जैसे एरोप्लेन की आवाज सुन पाएगा। तो ये जानकारी के लिए ऑडियोग्राम कौन से रेंज में आता है ये समझना जरूरी है। अभी लास्ट स्लाइड पे हम आए हैं जिसमें हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियोग्राम क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियोग्राम मतलब ये है कि हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या एक्शन ऑफ ट्रीटमेंट तय होता है। जैसे कि मैंने बोला कंडक्टिव हियरिंग लॉस है जिसमें कान में मैल होना, कान में ये होना, मवाद होना, इस चीज के वजह से अगर हियरिंग लॉस हुआ है तो जनरली वो ईएनटी सर्जन के पास जाके मेडिकल या सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे दवा देनी है, गोली खानी है या सर्जरी करनी है, इससे ठीक हो सकता है। अगर सेंसरी न्यूरल टाइप का हियरिंग लॉस है तो जनरली हम डिवाइस मतलब आइदर हियरिंग एड या आगे जाके इम्प्लांट का ऑप्शन सोच सकते हैं। अगर बहुत कम हद तक का हियरिंग लॉस आता है जैसे कि माइल्ड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो हर माइल्ड बच्चे में हम डिवाइस मतलब हियरिंग एड या डेफिनेटली इम्प्लांट का तो नहीं सोचेंगे। नेचुरल एम्प्लीफिकेशन मतलब बच्चे के थोड़ा नजदीक जाना, थोड़ा तेज आवाज में बात करना, जो नैसर्गिक स्वरूप से हम आवाज तेज करके देते हैं उस प्रकार से आवाज करने से भी, आवाज बढ़ाने से भी नेचुरली जो आवाज बढ़ती है उससे बच्चा सीख सकता है अगर सिर्फ मिनिमल या माइल्ड हियरिंग लॉस होगा तो। या ऐसे बच्चे को प्रेफरेंशियल सीटिंग मतलब स्कूल में थोड़ा टीचर को रिक्वेस्ट करके पहले बेंच पे या आगे वाले बेंच पे बिठाते हैं, टीचर थोड़ा तेज आवाज में बात करके थोड़ा बात दोहरा के बताती है तो ये बच्चा भाषा और टीचर जो क्लास में सिखा रही है वो सीख पाएगा। आगे की चीज है मोड ऑफ कम्युनिकेशन और स्कूलिंग ऑप्शंस। जनरली बच्चे को कितने हद तक का सुनने का तकलीफ है इस हिसाब से और उसके आगे जाके मशीन लगाने के बाद कैसे कितना उसको बेनिफिट हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये दोनों चीज मिला के तय होगा कि बच्चे के स्कूलिंग ऑप्शंस क्या रहेंगे। जैसे एक आध बच्चे को मानो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है लेकिन वो बच्चा अगर जल्दी उम्र में या कम उम्र में इम्प्लांट होके आया तो जस्ट उसको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है इसलिए हम उसको स्पेशल स्कूल में शायद नहीं देंगे, उसको हम सामान्य स्कूल में या नॉर्मल स्कूल में सीखने का मौका जरूर देंगे। और लास्ट है बेस लाइन। जब सबसे पहला ऑडियोग्राम निकालते हैं वो हमारे पास हमारा एक बेस लाइन मतलब फर्स्ट ऑडियोग्राम रहता है जिसके ऊपर आगे की जो टेस्टिंग होती है वो हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि पहले ऑडियोग्राम में माइल्ड आया लेकिन 6 महीने में या साल में एक बार ऑडियोग्राम निकालते जाते हैं, कभी हमें दिखाई दिया कि माइल्ड का भी मॉडरेट हुआ है, मॉडरेट का सीवियर, और धीरे धीरे वो और खराब होते जा रहा है तो पहला ऑडियोग्राम हमारे पास रहता है तो हमें आगे वाले ऑडियोग्राम वो पहले वाले ऑडियोग्राम के साथ कंपेयर करके बच्चे का आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करना है या उसको हियरिंग एड में कुछ बदलाव करके देना है क्या, हियरिंग एड के सेटिंग में कुछ चेंज करके देना है क्या, ये सारी चीजें तय होने में आसान होता है। या किसी व्यक्ति को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है और डॉक्टर ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद दोनों ऑडियोग्राम निकलवाते हैं तो हमें जो पहला ऑडियोग्राम है वो कंपैरिजन के लिए आसान रहता है कि ऑपरेशन के पहले इतना था, ऑपरेशन के बाद अच्छा हुआ है कि
सेम रहा है, ये कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। तो बेसिकली ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन हमको इस प्रकार से फायदा देता है। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। या हम लोग अभी पेरेंट्स को पूछेंगे कि उनके कुछ सवाल है, उन्हें कुछ बोलना है, बताना है, पूछना है, तो आप गौरी मैम से पूछ सकते हो। अनम्यूट तो कर पाएंगे ना अपने आप को, जिनको पूछना है अभी, जो पॉसिबल है, जिनको पॉसिबल है वो वीडियो ऑन करे, और जिन्होंने कुछ पूछना है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए, मतलब माइक ऑन करिए। अरे मैम हमारा वीडियो ही नहीं ऑन हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपके अगर प्रश्न है तो आप ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? या यू कैन टेक इट अहेड मोनालिसा दीदी। इवन इफ टीचर्स हैव एनी क्वेश्चंस, अगर टीचर्स को भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। किसी को ऑडियोग्राम या श्रवण यंत्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछिए। मैम मेरी लड़की का नाम हुदा है, तो उसका हियरिंग लॉस है ना, प्रोफाउंड है, सीवियर टू प्रोफाउंड है। तो मतलब मशीन से बहुत अच्छा सुनती है वो, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो कम होगा उसका हियरिंग लॉस? देखो अभी जब ऑडियोग्राम निकलवाते हैं तभी आपको रिकमेंडेशन, मतलब जो उसमें बताते हैं उसमें जनरली साल में एक बार ऑडियोग्राम करवाना है ऐसे लिख के देते हैं। अभी जब भी आप बच्चे को खुद घर में अब गौर करते हैं तभी आप मेहनत वो नहीं वो आई तो पूरा मतलब जी नहीं तो हुदा की मम्मी, आपको वो ये नहीं बता रहे हैं कि आप आके ऑडियोग्राम एक साल में एक बार करिए, वो आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि क्या हियरिंग लॉस, श्रवण लॉस बढ़ेगा, उसका जवाब दे रहे हैं आपको। ऑडियोग्राम फिर निकालने को नहीं कह रहे, जस्ट सुन लीजिए। नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ, मैंने नहीं बोला। ओके बोल रहा है। हाँ ओके ओके ठीक है। जनरली गौरी ओके, जनरली साल में एक बार हम बोलते हैं कि ऑडियोग्राम निकालना है, लेकिन घर में आप जब बच्चे को गौर करते हैं तभी आपको अगर ऐसे लगता है कि लास्ट टाइम जो ऑडियोग्राम करवाया था उससे भी ज्यादा बच्चे का सुनने का खराब हो रहा है, या मैं जब भी नाम से पुकारती हूँ बच्चा ध्यान नहीं देता है, या मुझे बार बार तेज आवाज में दोहराना पड़ रहा है, तो आपको खुद को ही समझ में आएगा कि शायद सुनने का कम हुआ है। तो आप साल भर के लिए रुकना जरूरी नहीं है, उसके पहले आके भी आप टेस्टिंग करके तसल्ली करवा सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे कम होता जाएगा। काफी बच्चे ऐसे हैं कि सालों साल ऑडियोग्राम उनका स्टेबल रहता है, लेकिन उसके बीच में अगर कभी कान से पानी आना, इन्फेक्शन आना, ऐसे एडिशनल प्रॉब्लम्स आते हैं तो शायद उसके वजह से ऑडियोग्राम में चेंजेस आना या बदलाव आना संभव होता है। लेकिन ऐसे रूल नहीं है कि उम्र के हिसाब से सबका सुनना कम होना चाहिए। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? मैम प्लांट किया हुआ बच्चा, उसका मैपिंग करवाना कितने मंथ में इम्पोर्टेंट है? मैपिंग आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन आप जो मैपिंग सेंटर में जाते हैं वहाँ पे पूछ लीजिएगा पहला मैपिंग कब किए थे, उस हिसाब से आपको नेक्स्ट डेट दे देंगे। अच्छा
क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जा नहीं सकते ना, इसलिए पूछ एटलीस्ट रहे जहाँ जो आपका सेंटर है वहाँ पे फोन करके पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। थे। अच्छा ठीक है। हेलो मैम, मैम, जी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को पहले मतलब लॉस ज्यादा हो और मशीन हाँ। लगाने से जैसे जैसे उम्र बढ़े तो उसका लॉस कम होता जाए, ऐसे हो